नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का जो नक्शा हम आज देखते हैं, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब एक है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था? क्या आपने कभी उस समय की कल्पना की है, जब यह महान भूमि सैकड़ों छोटे-छोटे, आपस में युद्ध करते हुए राज्यों में बंटी हुई थी? और फिर इतिहास के मंच पर दो ऐसे किरदार आए, जिन्होंने इस बिखरे हुए नक्शे को अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा शक्ति और अपनी तलवार के दम पर हमेशा के लिए बदल दिया। एक था एक साधारण सा गुमनाम युवक, जिसके अंदर एक साम्राज्य बनाने की आग जल रही थी, और दूसरा था एक बहुत ही चतुर, एक बहुत ही निर्दयी ब्राह्मण, जो एक अपमान का बदला लेने के लिए निकला था, और उसने एक पूरे राजवंश को ही उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु चाणक्य की। यह कहानी है भारत के पहले सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के जन्म की। यह सिर्फ एक इतिहास का अध्याय नहीं है, ये कहानी है उस सपने की, अखंड भारत के उस पहले सपने की। यह कहानी है उस अविश्वसनीय प्रशासनिक व्यवस्था की, उस विशाल सेना की और उस जासूसी नेटवर्क की, जिसने इतने विशाल साम्राज्य को एक साथ बांध कर रखा। और यह कहानी है उस महान सम्राट की, जिसने युद्ध की भयावहता को देखकर अपनी तलवार फेंक दी और शांति और करुणा के मार्ग पर चल पड़ा। क्या आप तैयार हैं उस गौरवशाली और नाटकीय युग की यात्रा पर निकलने के लिए, जिसके निशान आज भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में, हमारी सोच में जिंदा हैं? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, जब भारत बिखरा हुआ था, एक साम्राज्य के जन्म की पृष्ठभूमि। हमारी इस महागाथा की शुरुआत होती है आज से लगभग 2300 साल पहले, चौथी सदी ईसा पूर्व में। उस समय भारत कोई एक एकीकृत देश नहीं था। ये तो छोटे बड़े सैकड़ों राज्यों और गणराज्यों का एक जटिल और हमेशा बदलते रहने वाला मोज़ेक था। उत्तर पश्चिम में, जहां आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वहां कई छोटे छोटे राज्य थे, जो अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। गंगा के विशाल मैदान में कई विशाल और शक्तिशाली महाजनपद थे, जिनमें से सबसे शक्तिशाली था मगध का राज्य। मगध, जिसकी राजधानी थी भव्य पाटलिपुत्र, यानी आज का पटना, उस समय उत्तर भारत की सबसे विशाल राजनीतिक और सैन्य शक्ति थी। लेकिन मगध पर उस समय नंद वंश का शासन था। नंद राजा बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही धनी थे। उनके पास एक विशाल, एक लगभग अजेय सेना थी, जिसमें हजारों हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक थे। उनकी दौलत की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं, लेकिन वे अपनी प्रजा के बीच बहुत ही ज्यादा अलोकप्रिय थे। उन्हें लालची, घमंडी और क्रूर शासक माना जाता था, जिन्होंने भारी टैक्स लगाकर अपनी प्रजा को दुखी कर रखा था। तो माहौल कुछ ऐसा था, एक तरफ एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन नफरत किया जाने वाला केंद्र, और चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे आपस में बंटे हुए राज्य। ये एक ऐसी स्थिति थी जो एक विशाल बदलाव के लिए, एक विशाल क्रांति के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और फिर इस भारतीय मंच पर एक विदेशी, एक बहुत ही शक्तिशाली तूफान का आगमन हुआ। वो था सिकंदर महान। मैसेडोनिया के इस युवा और अविश्वसनीय रूप से महत्वाकांक्षी विजेता ने उस समय की सबसे विशाल सुपर पावर फारसी साम्राज्य को कुचलने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिमी दरवाजों पर दस्तक दी। सिकंदर का यह आक्रमण भारत के लिए एक बहुत बड़ा शोक था। उसने यहाँ के कई राजाओं को हराया, हालांकि राजा पोरस जैसे कुछ ने उसे बहुत ही कड़ी टक्कर भी दी। सिकंदर का आक्रमण भारत पर बहुत लंबे समय तक तो नहीं रहा। उसकी थकी हुई सेना ने व्यास नदी से आगे जाने से इनकार कर दिया और उसे वापस लौटना हुआ। लेकिन उसके इस छोटे से आक्रमण ने भी दो बहुत ही गहरे और दूरगामी प्रभाव छोड़े। पहला, उसने उत्तर पश्चिम के उन सभी छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले राज्यों को तहस नहस कर दिया, जिससे वहां एक शक्ति का शून्य पैदा हो गया। वो पूरा इलाका एक तरह से अस्थिर और कमजोर हो गया था। दूसरा, और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, सिकंदर के आक्रमण ने भारत के विचारकों और रणनीतिकारों की आंखें खोल दी। उन्होंने पहली बार यह देखा कि एक छोटी लेकिन अनुशासित और एकीकृत सेना एक विशाल लेकिन बिखरे हुए दुश्मन को कैसे हरा सकती है। उन्होंने यह भी देखा कि जब तक भारत के ये छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ते रहेंगे, तब तक वे किसी भी बाहरी आक्रमणकारी का
आसानी से शिकार बन जाएंगे। ये एक बहुत ही कठोर लेकिन एक बहुत ही जरूरी सबक था। भारत को एकता की जरूरत थी। उसे एक ऐसे मजबूत, एक ऐसे केंद्रीय शासन की जरूरत थी जो इन सभी छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ सके और एक शक्तिशाली, एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण कर सके। माहौल पूरी तरह से तैयार था। एक अलोकप्रिय, घमंडी राजवंश जो मगध के सिंहासन पर बैठा था, एक अस्थिर और कमजोर उत्तर पश्चिम, और एक एकीकृत साम्राज्य की एक नई, एक ज्वलंत आवश्यकता। अब बस इतिहास को अपने उन दो मुख्य पात्रों का इंतजार था जो इस मंच पर आकर इस नाटक को उसकी अंतिम परिणति तक पहुंचाएंगे। और वे दो पात्र जल्द ही सामने आने वाले थे। एक था तक्षशिला के विश्वविद्यालय का एक बहुत ही बुद्धिमान, एक बहुत ही क्रोधी और एक बहुत ही अटूट संकल्प वाला ब्राह्मण आचार्य जो एक अपमान का बदला लेने की आग में जल रहा था। और दूसरा था एक साधारण, एक गुमनाम सा युवक जिसकी आंखों में सितारों के सपने थे और जिसकी रगों में एक साम्राज्य बनाने का जुनून था। उन दोनों की मुलाकात भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नाटकीय मुलाकातों में से एक बनने वाली थी। चैप्टर नंबर 2, जब अपमान ने एक साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य और चंद्रगुप्त का मिलन। कहानी यह है, और यह कहानी इतिहास और किंवदंती का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है, कि मगध के उस शक्तिशाली लेकिन घमंडी नंद राजा धनानंद ने अपने दरबार में एक बहुत ही विद्वान लेकिन शारीरिक रूप से कुछ कुरूप ब्राह्मण का अपमान कर दिया था। उस ब्राह्मण ने भरे दरबार में हुए उस अपमान से क्रोधित होकर अपनी शिखा यानी अपनी छोटी को खोल दिया और यह प्रतिज्ञा ली कि वो तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेगा जब तक कि वो इस नंद वंश को उसकी जड़ों से उखाड़ कर फेंक नहीं देता। वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, वो था चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय का एक आचार्य जो राजनीति, अर्थशास्त्र और रणनीति का एक असाधारण ज्ञाता था। अपने अपमान की इस आग को दिल में लिए चाणक्य एक ऐसे हथियार, एक ऐसे मोहरे की तलाश में निकल गए जिसका इस्तेमाल करके वो नंद वंश से अपना बदला ले सकें। और उनकी यह तलाश खत्म हुई जब उनकी नजर गई एक युवा युवक पर जो अपने दोस्तों के साथ राजा राजा का खेल खेल रहा था। उस युवक में चाणक्य ने एक असाधारण, एक जन्मजात नेता के गुण देखे। उसमें साहस था, उसमें बुद्धिमत्ता थी और उसमें एक राजा जैसा तेज था। वो युवक था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का शुरुआती जीवन रहस्य में डूबा हुआ है। कुछ स्रोत उन्हें एक शाही परिवार का वंशज बताते हैं, तो कुछ उन्हें एक बहुत ही साधारण, एक मोर पालने वाले यानी मयूर पोषक कबीले का बताते हैं, और इसीलिए उनके वंश का नाम मौर्य पड़ा। चाणक्य उस युवक की प्रतिभा को तुरंत पहचान गए। वे उसे अपने साथ ज्ञान के उस महान केंद्र तक्षशिला ले गए, और वहां चाणक्य ने, उस महान गुरु ने, चंद्रगुप्त नाम की उस कच्ची मिट्टी को अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान से एक सम्राट की मूर्ति में ढालना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे सिर्फ वेद और शास्त्र ही नहीं सिखाए, उन्होंने उसे युद्ध कला, रणनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र का भी ज्ञान दिया। उन्होंने उसके अंदर सिर्फ ज्ञान ही नहीं भरा, उन्होंने उसके अंदर अपनी वो अपमान की आग और एक एकीकृत भारत का वो महान सपना भी भर दिया। यह गुरु और शिष्य की एक अद्भुत जोड़ी थी। एक के पास था ज्ञान, रणनीति और एक कभी न बुझने वाला जुनून, और दूसरे के पास था साहस, करिश्मा और नेतृत्व करने की जन्मजात क्षमता। एक दिमाग था तो दूसरी तलवार थी। एक साथ मिलकर वे एक ऐसी ताकत थे जिसे कोई नहीं रोक सकता था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपना महान अभियान शुरू किया। उनकी पहली रणनीति थी उस शक्ति के शून्य को भरना जो सिकंदर ने उत्तर पश्चिम में छोड़ा था। उन्होंने वहां के छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले गणराज्यों और यूनानी गवर्नरों को एक एक करके हराना शुरू किया। उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों को जो विदेशी यूनानी शासन से नाराज थे अपने साथ मिलाया और एक शक्तिशाली सेना खड़ी की। उन्होंने पहले अपनी सीमाओं को, अपने आधार को मजबूत किया, और एक बार जब उत्तर पश्चिम उनके नियंत्रण में आ गया तो उन्होंने अपनी नजरें उस विशाल पुरस्कार की ओर मोड़ी, मगध। 322 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त ने चाणक्य की चतुर रणनीतियों के मार्गदर्शन में पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया। नंदों की सेना बहुत विशाल थी, लेकिन वे अलोकप्रिय थे
और उनका नेतृत्व कमजोर था। चंद्रगुप्त की सेना छोटी थी, लेकिन वो ज्यादा प्रेरित और बेहतर नेतृत्व वाली थी। एक भीषण युद्ध के बाद चंद्रगुप्त ने अंतिम नंद राजा धनानंद को हरा दिया और उसे मार डाला। पाटलिपुत्र की उस भव्य राजधानी पर अब चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। वो साधारण सा युवक जिसे चाणक्य ने जंगलों में खेलते हुए पाया था, अब वो भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का पहला सम्राट था। और वो ब्राह्मण जिसने अपने अपमान का बदला लेने की कसम खाई थी, अब वो एक सम्राट निर्माता बन चुका था और उस नए साम्राज्य का प्रधानमंत्री था। मौर्य साम्राज्य का जन्म हो चुका था। यह एक अपमान की आग से पैदा हुआ साम्राज्य था, जिसे एक गुरु के ज्ञान और एक शिष्य के साहस ने मिलकर बनाया था। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें एक अच्छे गुरु या मेंटोर का महत्व सिखाती है। एक सही गुरु एक साधारण इंसान के अंदर की असाधारण क्षमता को भी पहचान सकता है और उसे दुनिया के सामने ला सकता है। यह हमें लक्ष्य की शक्ति के बारे में भी सिखाती है। चाणक्य के पास एक बहुत ही स्पष्ट और एक बहुत ही शक्तिशाली लक्ष्य था और उन्होंने उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और अपनी पूरी बुद्धि लगा दी। लेकिन चंद्रगुप्त का साम्राज्य अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। पश्चिम से सिकंदर का एक और बहुत ही महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारी अपनी खोई हुई भारतीय जमीनों को फिर से जीतने के लिए आ रहा था। चैप्टर नंबर 3, जब हाथी घोड़ों पर भारी पड़े। सेल्यूकस के साथ महासंग्राम। चंद्रगुप्त मौर्य अब मगध के सिंहासन पर तो बैठ चुके थे, लेकिन उनकी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। जिस समय वे भारत के अंदर अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे थे, उसी समय भारत की पश्चिमी सीमाओं पर एक नया और बहुत ही शक्तिशाली यूनानी साम्राज्य आकार ले रहा था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके विशाल साम्राज्य को उसके जनरलों ने आपस में बांट लिया था और साम्राज्य का जो सबसे विशाल, जो एशियाई हिस्सा था, वो मिला था उसके एक सबसे प्रतिभाशाली और सबसे महत्वाकांक्षी जनरल सेल्यूकस प्रथम निकेटर को। सेल्यूकस ने सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी बेबीलोन थी। और सेल्यूकस का भी वही सपना था जो सिकंदर का था, भारत को जीतना। वो उन सभी भारतीय प्रांतों को फिर से हासिल करना चाहता था जिन्हें सिकंदर ने जीता था। लगभग 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस एक बहुत विशाल और एक बहुत ही अनुभवी यूनानी मैसेडोनियन सेना लेकर हिंदू कुश के पर्वतों को पार करके भारत में घुस आया। उसका इरादा था उस उभरते हुए भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त को सबक सिखाना। अब इतिहास के दो सबसे महान साम्राज्यों की दो सबसे विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। यह सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, यह दो संस्कृतियों की, दो विश्व दृष्टिकोणों की टक्कर थी। एक तरफ थी सेल्यूकस की यूनानी फैलेंक्स वाली पैदल सेना और उसकी शक्तिशाली घुड़सवार सेना, जो सिकंदर की युद्ध शैली में प्रशिक्षित थी। और दूसरी तरफ थी चंद्रगुप्त की विशाल भारतीय सेना, जिसमें लाखों पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार और एक ऐसा भयानक और अजेय हथियार था जिससे यूनानी बहुत डरते थे, और वो थे युद्ध हाथी। इस सेल्यूसिड मौर्य युद्ध के बारे में हमें बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन जो भी प्राचीन स्रोत, चाहे वो भारतीय हों या यूनानी, हमें बताते हैं, वे सब एक ही ओर इशारा करते हैं, और वो है चंद्रगुप्त की एक निर्णायक और कुचल देने वाली जीत। ऐसा लगता है कि भारतीय सेना की विशाल संख्या, चाणक्य की चतुर रणनीतियां और सबसे अधिक युद्ध हाथियों के भयानक प्रयोग ने अनुभवी यूनानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। यूनानी घोड़ों ने शायद पहले कभी इतने सारे हाथियों का एक साथ सामना नहीं किया था, और उनकी चिंगार और उनके विशाल आकार ने यूनानी पंक्तियों में दहशत फैला दी होगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत थी। यह पहली बार था जब एक भारतीय सम्राट ने एक विशाल यूनानी शक्ति को इतनी बुरी तरह से हराया था। इसने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब कोई कमजोर, कोई बंटा हुआ देश नहीं है जिसे कोई भी विदेशी आक्रमणकारी आकर रौंद सके। अब यहाँ एक नई, एक एकीकृत और एक बहुत ही शक्तिशाली ताकत का उदय हो चुका था। इस युद्ध का अंत एक युद्ध से नहीं, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि से हुआ, जो दोनों साम्राज्यों के बीच के शक्ति संतुलन को बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है। सेल्यूकस, जो हार चुका था, उसे एक बहुत ही अपमानजनक समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा। उसने सिंधु नदी के पार के बहुत विशाल और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके, जिनमें आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के हिस्से भी शामिल थे,
चंद्रगुप्त को सौंप दिए। इसने मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा को हिंदू कुश के पर्वतों तक पहुंचा दिया, जो भारत के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और एक बहुत ही प्राकृतिक सीमा थी। और इस संधि को और भी ज्यादा पक्का करने के लिए सेल्यूकस ने अपनी एक बेटी का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। यह भारत के इतिहास में पहला दर्ज अंतर्राष्ट्रीय शाही विवाह था और बदले में चंद्रगुप्त ने भी एक शाही तोहफा दिया। उसने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी उपहार में दिए। यह हाथी बाद में सेल्यूकस के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हुए और उन्होंने उसे पश्चिम में अपने दूसरे यूनानी प्रतिद्वंद्वियों को हराने में बहुत मदद की। इस संधि के बाद दोनों साम्राज्यों के बीच एक बहुत ही दोस्ताना और एक बहुत ही उत्पादक रिश्ता स्थापित हो गया। सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार पाटलिपुत्र में भेजा और मेगस्थनीज ने कई सालों तक भारत में रहकर जो कुछ भी देखा और सुना उसे अपनी एक किताब इंडिका में लिखा। हालांकि यह किताब आज अपने मूल रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन बाद के यूनानी और रोमन लेखकों ने इसके जो अंश उद्धृत किए हैं वे हमें मौर्य साम्राज्य के समाज, उसकी राजधानी और उसके प्रशासन के बारे में एक अमूल्य, एक बाहरी व्यक्ति की आंखों देखी झलक प्रदान करते हैं। तो चंद्रगुप्त ने न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य बनाया था, बल्कि उसने उसे बाहरी खतरों से भी पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया था। अब उसके सामने एक उससे भी विशाल चुनौती थी। इस विशाल और विविध साम्राज्य पर शासन कैसे किया जाए, उसे चलाया कैसे जाए, और इस काम के लिए उसके पास दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे चतुर सलाहकार मौजूद था, उसका अपना गुरु चाणक्य। चैप्टर नंबर 4, एक साम्राज्य को कैसे चलाएं। चाणक्य की अर्थशास्त्र और मौर्य प्रशासन। एक साम्राज्य को जीतना एक बात है, लेकिन उस पर शासन करना, उसे चलाना एक बिल्कुल अलग और शायद कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण कर लिया था जैसा भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। यह साम्राज्य हिमालय से लेकर दक्कन के पठार तक और अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। इसमें सैकड़ों अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले और अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते थे। इन सबको एक साथ एक ही शासन के अधीन कैसे रखा जाए, इस विशाल मशीन को कुशलतापूर्वक कैसे चलाया जाए, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है उस महान ग्रंथ में जिसे चाणक्य की सबसे प्रमुख देन माना जाता है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र सिर्फ अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है, जैसा कि इसके नाम से लगता है। यह राजकाज की कला पर लिखा गया एक बहुत ही विस्तृत, एक बहुत ही व्यावहारिक और एक बहुत ही कठोर ग्रंथ है। यह एक तरह की निर्देश पुस्तिका है एक राजा के लिए कि उसे अपना राज्य कैसे चलाना चाहिए, अपनी शक्ति को कैसे बनाए रखना चाहिए और अपने साम्राज्य को कैसे समृद्ध बनाना चाहिए। यह किताब आदर्शों और नैतिकता की ऊंची ऊंची बातें नहीं करती। यह बहुत ही यथार्थवादी और अक्सर बहुत ही निर्दयी सलाह देती है। इसके लिए राज्य का हित, राज्य की सुरक्षा ही सर्वोपरि है और उस हित को साधने के लिए हर उपाय, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक, जायज है। और इसी अर्थशास्त्र में बताए गए सिद्धांतों के आधार पर मौर्य साम्राज्य की उस अविश्वसनीय रूप से कुशल और केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया गया था। यह एक बहुत ही जटिल और एक बहुत ही संगठित नौकरशाही थी जो आज के हमारे आधुनिक राज्यों की याद दिलाती है। इस व्यवस्था के शिखर पर था सम्राट। सम्राट के पास सारी शक्तियां थीं। वो सेना का, न्याय का और प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख था। लेकिन वो एक निरंकुश तानाशाह नहीं था। उसकी मदद के लिए एक मंत्रि परिषद होती थी जिसमें प्रधानमंत्री, जो शायद खुद चाणक्य थे, और दूसरे महत्वपूर्ण मंत्री शामिल होते थे जो राजा को सलाह देते थे। पूरे प्रशासन को कई अलग अलग विभागों में बांटा गया था, ठीक आज की हमारी मंत्रालयों की तरह। हर विभाग का एक अध्यक्ष होता था। कोई अध्यक्ष खजाने का काम देखता था, तो कोई खानों का, कोई व्यापार का, कोई कृषि का, तो कोई हथियारों के कारखानों का। हर चीज को, राज्य की आय और उसके व्यय के हर एक पैसे को बहुत ही सावधानी से दर्ज किया और नियंत्रित किया जाता था। इस विशाल साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए कई प्रांतों में बांटा गया था और इन प्रांतों के गवर्नर अक्सर शाही परिवार के राजकुमार ही होते थे। यह उन्हें प्रशासन का अनुभव भी देता था और केंद्र का नियंत्रण भी बनाए रखता था। और इस पूरे ढांचे को, इस पूरी मशीन को
एक साथ जोड़े रखने वाली जो सबसे प्रमुख शक्ति थी, वो थी मौर्य सेना। जैसा कि हमने देखा, ये एक विशाल, एक स्थायी और एक बहुत ही सुसज्जित सेना थी। यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 2 लाख घुड़सवार सैनिक और 20,000 हाथी थे। 30,000 घुड़सवार और 9,000 युद्ध हाथी थे। यह सेना न सिर्फ बाहरी आक्रमणों से साम्राज्य की रक्षा करती थी, बल्कि वो आंतरिक विद्रोहों को कुचलने और पूरे साम्राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का भी काम करती थी। लेकिन चाणक्य की असली प्रतिभा हमें मौर्य साम्राज्य की उस चीज में दिखती है जिसके बारे में अर्थशास्त्र में बहुत ही विस्तार से लिखा गया है, और वो है जासूसी प्रणाली। चाणक्य का मानना था कि एक राजा को अपने दुश्मनों से भी ज्यादा अपने ही मंत्रियों, अपने ही अधिकारियों और अपनी ही प्रजा पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने एक बहुत ही विशाल और एक बहुत ही जटिल जासूसी नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें हर तरह के लोग, यानी साधु, व्यापारी और यहां तक कि वेश्याएं भी जासूस के रूप में काम करते थे। ये जासूस पूरे साम्राज्य के कोने कोने में फैले हुए थे और हर छोटी बड़ी खबर, हर साजिश की बू सीधे राजा या उसके मंत्रियों तक पहुंचाते थे। यह एक ऐसा खुफिया विभाग था जो यह सुनिश्चित करता था कि राजा से कुछ भी छिपा न रहे। यह पूरी व्यवस्था, यह केंद्रीकृत प्रशासन, यह विशाल सेना और यह कुशल जासूसी नेटवर्क, यह सब मिलकर मौर्य साम्राज्य को एक बहुत ही शक्तिशाली और एक बहुत ही स्थिर राज्य बनाते थे। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से सिर्फ एक साम्राज्य जीता ही नहीं था, उन्होंने उसे चलाने के लिए एक बहुत ही मजबूत और एक बहुत ही स्थायी मशीन का भी निर्माण कर दिया था। लेकिन यह मशीन जितनी कुशल थी, उतनी ही कठोर भी थी। चाणक्य का अर्थशास्त्र एक बहुत ही व्यावहारिक लेकिन एक बहुत ही भावनाहीन ग्रंथ है। उसमें करुणा या अहिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही धर्म है, राजधर्म, और एक ही लक्ष्य है, राज्य का हित। लेकिन इस साम्राज्य की कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जब एक सम्राट उठेगा और वो इस कठोर राजधर्म को एक बिल्कुल नए, एक बिल्कुल अलग, एक करुणामय धम्म से चुनौती देगा। चैप्टर नंबर 5। जब एक बेटा बाकी हुआ, बिंदुसार का शासन और अशोक का उदय। लगभग 24 सालों तक सफलतापूर्वक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का अंत भी उनके जन्म की तरह ही कुछ रहस्यमयी है। जैन परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने जीवन के अंत में राजपाट त्याग दिया, एक जैन मुनि बन गए और दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला में उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह कहानी अगर सच है तो यह एक बहुत ही असाधारण अंत है, एक ऐसे सम्राट का जिसने सब कुछ हासिल करने के बाद सब कुछ त्याग दिया। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार मगध के सिंहासन पर बैठा। बिंदुसार के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन जो भी मिलती है वो यह दिखाती है कि वो एक योग्य और एक शक्तिशाली शासक था। उसने अपने पिता द्वारा बनाए गए विशाल साम्राज्य को न सिर्फ सुरक्षित रखा, बल्कि उसे और भी दक्षिण की ओर, लगभग आज के कर्नाटक तक फैलाया। उसने अपने पिता के यूनानी पड़ोसियों यानी सेल्यूसिड साम्राज्य के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। उसका दरबार भी विद्वानों और दार्शनिकों से भरा रहता था। कुल मिलाकर बिंदुसार ने सफलतापूर्वक उस मजबूत नींव को बनाए रखा जो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने तैयार की थी। लेकिन बिंदुसार का शासनकाल इतिहास में अक्सर सिर्फ एक पुल के रूप में ही याद किया जाता है, एक पुल जो मौर्य साम्राज्य के दो सबसे महान नामों को जोड़ता है, उसके पिता चंद्रगुप्त और उसके बेटे अशोक। अशोक बिंदुसार के कई बेटों में से एक थे और वे शुरू से ही बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी, बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली और बहुत ही ज्यादा क्रूर भी माने जाते थे। उनका बचपन और उनकी जवानी राजकुमारों के बीच होने वाली उस स्वाभाविक प्रतिद्वंद्विता और साजिशों के बीच बीती जो सत्ता के लिए होती है। एक युवा राजकुमार के रूप में अशोक ने अपनी प्रशासनिक और सैन्य प्रतिभा का बहुत ही जल्दी परिचय दे दिया था। जब तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने उसे दबाने के लिए अशोक को ही भेजा। अशोक ने वहां जाकर बहुत ही कुशलता से उस विद्रोह को शांत कर दिया। बाद में उन्हें साम्राज्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्ध प्रांत अवंती का गवर्नर बनाकर उसकी राजधानी उज्जैनी यानी आज का उज्जैन भेजा गया। यहीं पर उन्होंने अपनी पहली पत्नी देवी से विवाह किया, जो एक स्थानीय व्यापारी की बेटी थी और जिनसे उनके दो प्रसिद्ध बच्चे महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ।
यह सब कुछ अशोक को एक भावी सम्राट के रूप में तैयार कर रहा था। लेकिन सिंहासन का रास्ता सीधा नहीं था। बिंदुसार अपने सबसे बड़े बेटे सुसीम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन दरबार के ज्यादातर मंत्री, जो सुसीम के घमंडी स्वभाव को नापसंद करते थे, वे अशोक का समर्थन करते थे। बौद्ध कथाओं के अनुसार जब 272 ईसा पूर्व के आसपास बिंदुसार की मृत्यु हुई, तो सिंहासन के लिए एक बहुत ही खूनी संघर्ष हुआ। इन कथाओं में कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। यह कहानी कितनी सच है और कितनी अतिशयोक्ति, यह कहना मुश्किल है। हो सकता है कि यह बाद में बौद्ध लेखकों द्वारा अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने से पहले के जीवन को और भी ज्यादा क्रूर और पापी दिखाने के लिए बनाई गई हो, ताकि उसके बाद के परिवर्तन को और भी ज्यादा नाटकीय बनाया जा सके। लेकिन यह तो लगभग निश्चित है कि अशोक का सिंहासन पर बैठना कोई आसान या शांतिपूर्ण घटना नहीं थी। उन्हें अपने भाइयों और दूसरे प्रतिद्वंद्वियों से लड़ना ही पड़ा होगा। तो जो अशोक 268 ईसा पूर्व के आसपास औपचारिक रूप से सम्राट बना, वो एक बहुत ही निर्दयी, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और एक बहुत ही सफल सैन्य कमांडर था। उसने अपने दादा चंद्रगुप्त और अपने पिता बिंदुसार की ही विस्तारवादी नीति को आगे ले जाने का फैसला किया। वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को उस दक्षिणी सिरे तक मौर्य ध्वज के नीचे लाना चाहता था, और उसकी इस महत्वाकांक्षा के रास्ते में सिर्फ एक शक्तिशाली और एक स्वतंत्र राज्य खड़ा था, जो मौर्यों के सामने झुकने से इनकार कर रहा था। वो था कलिंग का राज्य, यानी आज का ओडिशा। अशोक ने फैसला किया कि वो इस राज्य को चाहे किसी भी कीमत पर हो, जीत कर ही रहेगा। वो नहीं जानता था कि यह युद्ध न सिर्फ कलिंग का, बल्कि उसके अपने ही दिल और उसकी अपनी ही आत्मा का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। चैप्टर नंबर 6, जब खून पानी की तरह बहा। कलिंग का विनाशकारी युद्ध। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, लगभग 261 ईसा पूर्व में, सम्राट अशोक ने अपने जीवन का और मौर्य साम्राज्य के इतिहास का सबसे विशाल और सबसे अंतिम सैन्य अभियान शुरू किया। उसका लक्ष्य था कलिंग के उस समृद्ध और शक्तिशाली राज्य को जीतना, जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित था और जिसने मौर्यों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। कलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था। वो अपने व्यापार और अपनी नौसेना के लिए जाना जाता था, और उसका स्वतंत्र रहना मौर्य साम्राज्य की संप्रभुता के लिए एक चुनौती थी। अशोक, जो अपने पूर्वजों की तरह ही एक महान विजेता बनना चाहता था, उसने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक विशाल मौर्य सेना लेकर कलिंग पर चढ़ाई कर दी। यह एक बहुत ही भयानक, एक बहुत ही भीषण और एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध था। कलिंग के लोगों ने अपनी आजादी के लिए बहुत ही बहादुरी और बहुत ही हताशा के साथ युद्ध लड़ी, लेकिन वे मौर्यों की उस विशाल और अनुशासित सैन्य मशीन के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। अशोक की सेना ने कलिंग को पूरी तरह से रौंद डाला, उसके शहरों को नष्ट कर दिया और उसके प्रतिरोध को बेरहमी से कुचल दिया। अशोक ने वो जीत हासिल कर ली थी जो वो चाहता था। कलिंग अब मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत ही भयानक थी। युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक युद्ध के मैदान का मुआयना करने के लिए गया, तो उसने जो दृश्य देखा, उसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। जहां तक उसकी नजर जाती थी, वहां तक सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। हजारों हजारों मरे हुए सैनिक, नागरिक, औरतें और बच्चे, जले हुए घर, रोते बिलखते लोग और हवा में मौत की एक भारी गंध। इस भयावहता का वर्णन हमें खुद अशोक के ही एक शिलालेख, 13वें शिलालेख में मिलता है, जो शायद भारत के इतिहास का सबसे ईमानदार और सबसे मार्मिक शाही दस्तावेजों में से एक है। अशोक खुद लिखवाता है कि उस एक युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को देश से निकाल दिया गया और इससे कई गुना ज्यादा लोग यानी अकाल और बीमारियों से मर गए। यह सिर्फ संख्याएं नहीं थीं। अशोक को, उस विजेता को, पहली बार अपनी जीत की असली कीमत का एहसास हुआ। उसे यह एहसास हुआ कि एक साम्राज्य बनाने के लिए, एक राजा की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कितने बेगुनाह लोगों को अपनी जान देनी होती है। उस खून से सने मैदान में खड़े होकर उसे अपनी जीत पर कोई गर्व, कोई खुशी महसूस नहीं हुई। उसे सिर्फ एक गहरा, एक असहनीय पश्चाताप, एक गहरा दुख और एक गहरी ग्लानि महसूस हुई।
उसके अंदर का वो क्रूर, वो महत्वाकांक्षी चंड अशोक यानी अशोक द फियर्स मर रहा था और एक नए, एक बिल्कुल अलग अशोक का जन्म हो रहा था। यह अशोक के जीवन का और शायद भारत के इतिहास का भी एक बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। उस एक घटना ने, उस एक अनुभव ने उस शक्तिशाली सम्राट के दिल और दिमाग को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने फैसला किया कि वो अब कभी भी किसी भी हालत में तलवार से कोई और जीत हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। उसने दिग्विजय यानी सैन्य विजय के मार्ग को हमेशा के लिए त्याग दिया। यह कहानी हमें युद्ध की निरर्थकता और उसकी भयानक मानवीय कीमत के बारे में एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे हिंसा, चाहे वो किसी भी अच्छे उद्देश्य के लिए क्यों न की गई हो, अंततः सिर्फ दुख और विनाश ही लाती है। अशोक की यह ईमानदारी, अपनी ही क्रूरता को स्वीकार करने और उस पर पश्चाताप करने का यह साहस, उसे इतिहास के दूसरे सभी महान विजेताओं जैसे कि सिकंदर या सीजर से बिल्कुल अलग और शायद कहीं ज्यादा महान बना देता है। लेकिन अगर एक सम्राट युद्ध नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? अगर वो अपनी तलवार फेंक देता है तो वो अपने इतने विशाल साम्राज्य पर शासन कैसे करेगा? अशोक ने अपनी इस नई ऊर्जा को, अपने इस नए ज्ञान को एक बिल्कुल नए और एक बहुत ही क्रांतिकारी रास्ते पर लगाने का फैसला किया। वो एक नई तरह की विजय हासिल करने निकला था। एक ऐसी विजय जो तलवार से नहीं बल्कि धर्म से जीती जाती है। और इसी विचार से धम्म अशोक यानी अशोक द राइटियस का उदय हुआ। चैप्टर नंबर 7, जब तलवारें खामोश हो गईं, अशोक का धम्म और एक नए युग का आरंभ। कलिंग युद्ध की भयावहता ने अशोक के जीवन को एक नया मोड़, एक नया उद्देश्य दे दिया था। उसने हिंसा और युद्ध के मार्ग को हमेशा के लिए त्याग दिया और शांति, करुणा और नैतिकता के एक नए मार्ग को अपनाया। इसी नए मार्ग को अशोक ने धम्म का नाम दिया। यह समझना बहुत जरूरी है कि अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था। यह बौद्ध धर्म से बहुत गहराई से प्रेरित था और अशोक खुद भी एक समर्पित बौद्ध बन गया था। लेकिन धम्म, जिसे उसने पूरे साम्राज्य में फैलाने की कोशिश की, वो एक सार्वभौमिक नैतिक संहिता थी। एक ऐसा आचरण का नियम था जिसका पालन कोई भी, चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो, कर सकता था। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और एक बहुत ही समावेशी दर्शन था। तो यह धम्म था क्या? इसका सार हमें अशोक द्वारा पूरे साम्राज्य में चट्टानों और स्तंभों पर खुदवाए गए उसके प्रसिद्ध शिलालेखों में मिलता है। ये शिलालेख प्राकृत जैसी स्थानीय भाषाओं में लिखे गए थे ताकि आम लोग भी उन्हें अध्ययन कर और समझ सकें। ये भारत के इतिहास के पहले लिखित दस्तावेज हैं और ये हमें सीधे सीधे सम्राट अशोक के अपने मन और उसके अपने विचारों की एक अद्भुत झलक देते हैं। इन शिलालेखों के अनुसार अशोक के धम्म के कुछ मुख्य सिद्धांत थे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण था अहिंसा। अशोक ने न सिर्फ इंसानों बल्कि पशुओं के प्रति भी हिंसा पर रोक लगाने का आदेश दिया। उसने शाही रसोई में मांस के लिए जानवरों की हत्या पर रोक लगा दी और उसने शिकार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यह उस समय के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था जब शिकार राजाओं का एक प्रिय शौक हुआ करता था। दूसरा सिद्धांत था सभी के प्रति सम्मान। इसमें शामिल था माता पिता, गुरुओं और बुजुर्गों का सम्मान करना और साथ ही अपने से छोटों यानी नौकरों और दासों के प्रति भी दया और उचित व्यवहार करना। यह एक बहुत ही मानवीय और एक बहुत ही प्रगतिशील विचार था। तीसरा सिद्धांत था धार्मिक सहिष्णुता। अशोक ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि लोगों को सिर्फ अपने धर्म की ही प्रशंसा नहीं करनी चाहिए बल्कि दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। उसने कहा कि दूसरे धर्मों की आलोचना करने से आप असल में अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। उसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं दोनों को ही समान रूप से दान देने की बात की। यह एक ऐसे बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक साम्राज्य को एक साथ रखने के लिए एक बहुत ही बुद्धिमानी भरी और एक बहुत ही आवश्यक नीति थी। और चौथा सिद्धांत था लोक कल्याण। अशोक अब खुद को अपनी प्रजा का पिता मानने लगा था और वो मानता था कि उसका यह कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा के यानी अपने बच्चों के सुख दुख का ध्यान रखे। उसने पूरे साम्राज्य में सड़कों का निर्माण करवाया, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए और यात्रियों के लिए सराय बनवाई। उसने सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। यह लोक कल्याणकारी राज्य का एक बहुत ही प्राचीन
और एक बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण है। अपने इस धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने सिर्फ शिलालेख ही नहीं खुदवाए। उसने धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारियों की भी नियुक्ति की, जिनका काम था पूरे साम्राज्य में घूम घूम कर लोगों को धम्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देना और यह देखना कि उनके साथ न्याय हो रहा है या नहीं। लेकिन अशोक की दृष्टि सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। वो अपने इस शांति और करुणा के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। उसने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा सहित कई बौद्ध मिशनरियों को दूसरे देशों में भेजा, जैसे कि श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और यहां तक कि पश्चिम में सीरिया, मिस्र और ग्रीस तक। यह अशोक का ही प्रयास था जिसने बौद्ध धर्म को एक छोटे से भारतीय पंथ से निकालकर एक विश्व धर्म बनने की राह पर डाल दिया। अशोक का यह धम्म विजय का प्रयोग इतिहास में एक बहुत ही अनूठा और एक बहुत ही साहसी प्रयोग है। यह इस सवाल का जवाब देने की एक कोशिश थी कि क्या एक विशाल साम्राज्य को सिर्फ तलवार के बल पर ही नहीं, बल्कि नैतिकता और करुणा के बल पर भी चलाया जा सकता है। क्या एक सम्राट एक विजेता के साथ साथ एक संत भी हो सकता है? अशोक ने अपने जीवन से यह साबित करने की कोशिश की कि हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या उसकी यह महान और आदर्शवादी दृष्टि उसके जाने के बाद भी जीवित रह पाएगी? चैप्टर नंबर 8। जब एक महान साम्राज्य बिखर गया। मौर्यों का पतन। सम्राट अशोक का शासनकाल, जो लगभग 36 वर्षों तक चला, वो मौर्य साम्राज्य का और शायद प्राचीन भारत का भी सबसे गौरवशाली युग था। लेकिन इतिहास की यह एक कड़वी सच्चाई है कि महान साम्राज्यों का पतन भी उतना ही निश्चित होता है जितना कि उनका उत्थान। और अशोक की मृत्यु के बाद 232 ईसा पूर्व में यह महान मौर्य साम्राज्य, जो लगभग 150 सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर छाया रहा था, बहुत ही तेजी से बिखरने और पतन की ओर जाने लगा। इस तेजी से हुए पतन के क्या कारण थे? इतिहासकार इस पर आज भी बहस करते हैं और इसका कोई एक सरल जवाब नहीं है। यह कई अलग अलग कारणों का एक मिला-जुला परिणाम था। पहला और सबसे स्पष्ट कारण था अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी। अशोक एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और करिश्माई शासक था और उसने एक बहुत ही विशाल और एक बहुत ही केंद्रीकृत साम्राज्य पर शासन किया था। ऐसी व्यवस्था को चलाने के लिए एक बहुत ही मजबूत और एक बहुत ही योग्य शासक की जरूरत होती है। लेकिन अशोक के बाद आने वाले मौर्य सम्राट, जैसे कि दशरथ और संप्रति, उतने योग्य और उतने शक्तिशाली नहीं थे। वे इस विशाल साम्राज्य को एक साथ रखने में असफल रहे और धीरे धीरे दूर दराज के प्रांतों के गवर्नर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। साम्राज्य टूटने लगा। दूसरा मुख्य कारण था आर्थिक दबाव। एक विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए एक बहुत ही विशाल सेना और एक बहुत ही विशाल नौकरशाही को बनाए रखना होता है, और इन सब में बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होता है। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक बहुत ही कुशल लेकिन एक बहुत ही कठोर टैक्स वसूलने की प्रणाली बनाई थी। अशोक ने भी उस प्रणाली को जारी रखा, लेकिन इसके साथ ही अशोक ने अपने लोक कल्याण के कामों पर, जैसे कि सड़कें और अस्पताल बनवाने पर और बौद्ध मठों और स्तूपों के निर्माण पर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। हो सकता है कि इन सभी खर्चों ने शाही खजाने पर एक बहुत महत्वपूर्ण बोझ डाल दिया हो, जिससे साम्राज्य बाद में आर्थिक रूप से कमजोर हो गया हो। एक तीसरा और कुछ विवादास्पद कारण कुछ इतिहासकार अशोक की शांतिवादी नीतियों को ही बताते हैं। उनका तर्क है कि अशोक द्वारा युद्ध को पूरी तरह से त्याग देने और अहिंसा पर इतना ज्यादा जोर देने के कारण मौर्य सेना की युद्ध क्षमता और उसका मनोबल कमजोर हो गया होगा। जब साम्राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई तो उसके दुश्मनों, चाहे वो आंतरिक हों या बाहरी, का साहस अधिक हो गया। हालांकि इस सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि अशोक ने अपनी सेना को भंग नहीं किया था, उसने उसे बनाए रखा था। और एक चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण कुछ इतिहासकार ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया को मानते हैं। उनका तर्क है कि अशोक की कुछ नीतियां, खासकर अहिंसा की नीति जिसने वैदिक पशु बलि पर रोक लगा दी थी, और उसकी धम्म की नीति जिसने समाज में ब्राह्मणों के पारंपरिक वर्चस्व और उनके कर्मकांडों के महत्व को कम कर दिया था, इन सब ने ब्राह्मण पुजारी वर्ग को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया था। यह संभव है कि इस नाराज ब्राह्मण वर्ग ने पर्दे के पीछे रहकर मौर्य शासन के खिलाफ एक माहौल बनाया हो और उसके पतन में एक भूमिका निभाई हो। यह पतन की प्रक्रिया लगभग 50 सालों तक चलती रही।
साम्राज्य सिकुड़ता गया और मौर्य शासकों का नियंत्रण सिर्फ गंगा घाटी के केंद्रीय इलाकों तक ही सीमित रह गया। और फिर आया वो अंतिम दिन, लगभग 185 ईसा पूर्व में। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे और उसी समय उन्हीं के अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो एक ब्राह्मण था, ने धोखा देकर पूरी सेना के सामने अपने राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी। और इस एक विश्वासघाती कार्य के साथ भारत के उस पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। पुष्यमित्र शुंग ने मगध के सिंहासन पर शुंग वंश की नींव रखी। एक साम्राज्य मर चुका था और एक नया वंश पैदा हो गया था। इतिहास का पहिया एक बार फिर घूम गया था। लेकिन क्या मौर्य साम्राज्य सच में मर गया था? चैप्टर नंबर 9, अशोक का चक्र और शेर। आधुनिक भारत में मौर्यों की गूंज। मौर्य साम्राज्य एक राजनीतिक इकाई के रूप में 185 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। लेकिन क्या एक साम्राज्य सिर्फ उसकी सीमाओं और उसकी सरकारों से ही बनता है, या वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ जाता है जो सदियों, हजारों सालों तक जीवित रहती है? मौर्य साम्राज्य की कहानी उसकी दूसरी वाली विरासत का एक सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। मौर्य साम्राज्य आज भी 2300 साल बाद भी हमारे बीच, हमारे चारों तरफ बहुत ही जीवंत और बहुत ही शक्तिशाली रूपों में जिंदा है। उनकी सबसे पहली और सबसे प्रमुख विरासत है राजनीतिक एकता का विचार। मौर्यों से पहले भारत एक भौगोलिक इकाई तो था, लेकिन वो कभी भी एक राजनीतिक इकाई नहीं था। चंद्रगुप्त और अशोक ने ही पहली बार इस विशाल और विविध उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से को एक ही शासन, एक ही ध्वज और एक ही प्रशासन के अधीन लाकर अखंड भारत के उस सपने को एक ठोस हकीकत का रूप दिया था। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार था, एक ऐसी मिसाल थी जिसने आने वाले हर महान भारतीय साम्राज्य, गुप्तों से लेकर मुगलों और यहां तक कि आधुनिक भारत के संस्थापकों तक को भी प्रेरित किया। उनकी दूसरी मुख्य विरासत है प्रशासन का एक मॉडल। चाणक्य के अर्थशास्त्र पर आधारित वो केंद्रीकृत, वो व्यवस्थित और वो कुशल नौकरशाही की प्रणाली भारत के लिए एक बहुत विशाल योगदान थी। एक विशाल साम्राज्य को प्रांतों, जिलों और गांवों में बांटकर और हर स्तर पर अधिकारियों की एक श्रृंखला बनाकर उस पर शासन करने का जो यह मॉडल मौर्यों ने स्थापित किया था, वो आने वाली सदियों तक कुछ बहुत बदलावों के साथ भारतीय राजकाज का आधार बना रहा। उनकी तीसरी और शायद दुनिया के लिए सबसे महान विरासत है बौद्ध धर्म का प्रसार। जैसा कि हमने देखा, अशोक के संरक्षण और उनके मिशनरी प्रयासों के बिना बौद्ध धर्म शायद भारत का एक छोटा सा पंथ ही बनकर रह जाता। यह अशोक ही थे जिन्होंने बुद्ध के करुणा और अहिंसा के संदेश को भारत की सीमाओं के पार श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया तक पहुंचाया और उसे एक विश्व धर्म बनने की राह पर डाला। आज दुनिया भर में जो कोई लाख लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, वे सब कहीं ना कहीं उस महान मौर्य सम्राट के ऋणी हैं। उनकी चौथी विरासत है कला और वास्तुकला। मौर्य काल से ही हमें भारत में पत्थर पर की गई भव्य मूर्तिकला और वास्तुकला के पहले प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। अशोक द्वारा बनवाए गए वो विशाल, वो एकाश्म पत्थर के स्तंभ, जिन पर बहुत ही सुंदर पॉलिश की गई है और जिनके ऊपर शेर, बैल या हाथी जैसे जानवरों की बहुत ही जीवंत और शक्तिशाली मूर्तियां लगी हैं, वे प्राचीन भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ नमूनों में से हैं। और अंत में मौर्यों की विरासत हमारे इतने करीब है कि हम उसे हर रोज देखते हैं, लेकिन शायद उस पर ध्यान नहीं देते। यह हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में जिंदा है। स्वतंत्र भारत ने अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के लिए अपने इतिहास के उसी गौरवशाली, उसी एकता और उसी शांति के संदेश वाले युग की ओर देखा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, वो 4 शेरों वाली मूर्ति जो हमें हर सरकारी दस्तावेज पर, हर सिक्के और हर नोट पर दिखाई देती है, वो कहां से ली गई है? वो अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए उसी स्तंभ के सिंह शीर्ष से ली गई है। वो 4 शेर जो चारों दिशाओं में दहाड़ रहे हैं, वे बुद्ध के शांति के संदेश के, यानी धम्म के, चारों दिशाओं में फैलने का प्रतीक है। और हमारे तिरंगे झंडे के बीच में जो चक्र है, वो क्या है? वो भी अशोक चक्र ही है, जो उसी सिंह शीर्ष के आधार पर बना हुआ था। वो धम्म का चक्र है जो प्रगति, गति और धर्म के शाश्वत नियम का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप अपना पासपोर्ट देखें
या अपने झंडे को लहराते हुए देखें, तो एक पल के लिए रुककर उन महान मौर्य सम्राटों को, चंद्रगुप्त को और खासकर अशोक को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि उनकी कहानी, उनकी विरासत हमारी अपनी पहचान का ही एक अभिन्न अंग है। चैप्टर नंबर 10, इतिहास का आईना, मौर्य साम्राज्य से आज के सबक। हम मौर्य साम्राज्य की इस भव्य और प्रेरणादायक कहानी के अंत पर आ गए हैं। हमने एक साम्राज्य को शून्य से उठकर भारत के लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर छाते हुए देखा, और फिर हमने उसे उतनी ही तेजी से बिखरते हुए भी देखा। तो अंत में ये महान कहानी, ये महान इतिहास हमें आज के इस आधुनिक, इस 21वीं सदी के भारत के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए क्या सिखाता है? क्या इसमें कुछ ऐसे सबक हैं जो आज भी हमारे काम आ सकते हैं? मुझे लगता है बिल्कुल हैं। पहला और सबसे मुख्य सबक है एकता की शक्ति और विभाजन का खतरा। मौर्य साम्राज्य का उदय ही इस बात का प्रमाण था कि जब एक देश एक साथ आता है, एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व के तहत, तो वो कितनी विशाल ऊंचाइयों को छू सकता है। और उसका पतन इस बात की चेतावनी है कि जब यह एकता टूट जाती है, जब आंतरिक संघर्ष और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हावी हो जाती हैं, तो सबसे महान साम्राज्य भी गिर सकता है। यह हमें आज भी याद दिलाता है कि हमारी विविधता हमारी ताकत है, लेकिन इस विविधता को एक राष्ट्रीय एकता के धागे में पिरोकर रखना भी उतना ही जरूरी है। दूसरा सबक है एक कुशल और न्यायपूर्ण शासन का महत्व। मौर्यों ने हमें दिखाया कि एक विशाल साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलाया जा सकता। उसे चलाने के लिए एक कुशल, एक व्यवस्थित और एक अपेक्षाकृत ईमानदार प्रशासनिक मशीनरी की जरूरत होती है। चाणक्य का अर्थशास्त्र हमें आज भी सिखाता है कि एक अच्छे राज्य के लिए आर्थिक प्रबंधन और कानून व्यवस्था कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जब शासन भ्रष्ट और अकुशल हो जाता है, तो वो अपनी ही प्रजा का विश्वास खो देता है, और यह किसी भी राज्य के पतन की शुरुआत होती है। तीसरा और शायद सबसे गहरा सबक हमें अशोक के जीवन से मिलता है, और वो है शक्ति की प्रकृति और उसके सही इस्तेमाल के बारे में। अशोक की कहानी हमें दो तरह की शक्तियों के बीच का अंतर दिखाती है। एक है भौतिक शक्ति, यानी सेना, हथियार और हिंसा की शक्ति, जिसे अशोक ने कलिंग में अपनी चरम सीमा तक इस्तेमाल किया और पाया कि वो सिर्फ विनाश और पश्चाताप ही लाती है। और दूसरी है नैतिक शक्ति, यानी करुणा, सहिष्णुता और धर्म की शक्ति, जिसे अशोक ने अपने बाकी के जीवन में अपनाया और पाया कि वो लोगों के दिलों को जीत सकती है और एक स्थायी शांति का निर्माण कर सकती है। यह हमें, आज के हमारे नेताओं को और हम सबको यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, जीतने के लिए या जोड़ने के लिए। अंत में मौर्य साम्राज्य की कहानी हमें विचारों की शक्ति की याद दिलाती है। यह साम्राज्य सिर्फ तलवार की जीत नहीं था, यह एक विचार की भी जीत था, अखंड भारत का विचार। और अशोक का शासन भी एक विचार का ही शासन था, धम्म का विचार। यह हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ घटनाओं का एक संग्रह नहीं है, यह उन विचारों की भी कहानी है जो उन घटनाओं को आकार देते हैं। और अगर हम एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, तो हमें बेहतर विचारों को अपनाना और फैलाना होगा। मौर्य साम्राज्य की कहानी अंततः भारत की अपनी आत्मा की ही कहानी है, उसके उत्थान की, उसके पतन की और उसके फिर से उठ खड़े होने की एक शाश्वत कहानी। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी और हमें हमेशा चेतावनी भी देती रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक इतिहास के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे भारत का पहला महान साम्राज्य हमें आज भी नेतृत्व, एकता और नैतिकता के बारे में बहुत गहरे सबक सिखा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे महान साम्राज्यों का उदय और पतन होता है, कैसे एक मजबूत और न्यायपूर्ण शासन का निर्माण किया जाता है, और कैसे एक व्यक्ति के विचार और उसका चरित्र पूरे इतिहास की धारा को मोड़ सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपने और अपने समाज के इतिहास से सीखकर एक बेहतर भविष्य बनाने की कितनी क्षमता छिपी हुई है।
अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।